नमस्कार दोस्तों फाइनली लद्दाख को लेकर गवर्नमेंट का बड़ा फैसला सामने आ ही गया है। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि 2019 में सरकार ने आर्टिकल 370 को हटा दिया था, जिसके बाद लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग अलग एक यूनियन टेरिटरी बन गई थी। उस वक्त लद्दाख के लोग काफी खुश भी नजर आ रहे थे। उन्हें लग रहा था कि दिल्ली से अब डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होगा, डेवलपमेंट और तेजी से होगी। लेकिन कुछ ही सालों बाद लोगों को एहसास हुआ कि सिर्फ यूनियन टेरिटरी बनने से उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होगा, और इसी वजह से लद्दाख के लोगों ने धीरे धीरे प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, जिसका मेन चेहरा बनकर आए सोनम वांगचुक। अब गवर्नमेंट ने इन्हीं सब डिमांड्स को देखते हुए एक नया प्रपोजल दिया है। लेकिन ट्विस्ट ये है, ना स्टेटहुड है ना सिक्स शेड्यूल। तो आखिर गवर्नमेंट देना क्या चाहती है और आर्टिकल 371 का इसमें क्या रोल है? आज यही सब बातें हम इस वीडियो में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करने वाले हैं। मैं हूं यशराज और आप देख रहे हैं डेली अफेयर्स। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लोकेशन समझते हैं। ये है लद्दाख। देखने में ये सिर्फ एक नॉर्मल माउंटेन रेंज लगता है, बट ये इंडिया का एक बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक रीजन है, जिसके एक साइड पाकिस्तान आता है और दूसरी साइड चाइना आता है। और इसी रीजन में गलवान वैली, सियाचिन ग्लेशियर और पेंगोंग लेक जैसे हाई सेंसिटिव एरिया मौजूद हैं। इसी वजह से लद्दाख को लेकर गवर्नमेंट का हर एक डिसीजन सिर्फ पॉलिटिकल नहीं होता है, बल्कि नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा होता है। इसीलिए लद्दाख की इंपॉर्टेंस समझने के लिए पहले उसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस समझना बहुत जरूरी है। अब समझते हैं एक्चुअली में हुआ क्या है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने लद्दाख को लेकर एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क प्रपोज किया है, जिसमें ना ही तो स्टेटहुड है और ना ही सिक्स शेड्यूल, बल्कि आर्टिकल 371 एक स्पेशल फ्रेमवर्क बनाया गया है। इस प्रपोजल में तीन चीज देखने को मिल सकती है। पहली चीज, लद्दाख के लिए एक इलेक्टेड गवर्नमेंट। दूसरी, हर डिस्ट्रिक्ट में एक हिल काउंसिल। और तीसरा, लैंड, कल्चर और लोकल आइडेंटिटी को सेफगार्ड करने के लिए। लेकिन अब सवाल यह है कि गवर्नमेंट को यह नया मॉडल लाने की जरूरत क्या पड़ी? इसका आंसर हमें लद्दाख की हिस्ट्री में मिलता है। 1947 से पहले लद्दाख की अपनी एक अलग पहचान थी। बाद में डोगरा रूल के दौरान इसको जम्मू कश्मीर का हिस्सा बना दिया, महाराजा गुलाब सिंह के अंदर। और इंडिपेंडेंस के बाद भी लद्दाख जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा बना रहा। लेकिन इसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम यह आई कि श्रीनगर से एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था, जिसकी वजह से लद्दाख के लोगों की पूरी तरीके से सुनवाई नहीं हो पा रही थी, ना ही कोई प्रॉपर डेवलपमेंट हो पा रही थी। इस वजह से उनको लगने लगा कि उनके इशू को इतनी प्रायोरिटी नहीं मिल पा रही, ना डेवलपमेंट हो पा रही, ना इंफ्रास्ट्रक्चर बन पा रहा और ना ही कोई रिप्रेजेंटेशन है। हर जगह उन्हें लगने लगा कि लद्दाख पीछे रह गया है। और यहीं से शुरू हुई लद्दाख की अलग आइडेंटिटी और बेटर गवर्नमेंट की डिमांड। इसी डिमांड के चलते लद्दाख के लोग काफी टाइम तक यूनियन टेरिटरी बनने की मांग करते रहे। फिर आखिरकार 5 अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। और उस वक्त लोगों को लगा कि अब हमारी डिमांड सारी कंप्लीट हो जाएगी, डायरेक्ट सेंट्रल का कंट्रोल होगा और लद्दाख की आवाज सीधा दिल्ली तक पहुंचेगी। बट धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि हमें प्रॉपर गवर्नेंस की जरूरत है और हमें रिप्रेजेंट करने के लिए एक प्रॉपर खुद की गवर्नमेंट होनी चाहिए। अब सवाल ये उठा कि लद्दाख जब यूनियन टेरिटरी बन गया था तो प्रॉब्लम कहां आ रही थी? लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई रिप्रेजेंटेशन की, कि उनको एक खुद की रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रही। ना ही कोई असेंबली है, ना खुद का कोई चीफ मिनिस्टर और ना ही कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसकी वजह से उनकी आवाज दबाई जा रही है। दूसरा सबसे बड़ा डर था कि बाहर के लोग आके अब लैंड खरीद सकते हैं, सेटल हो सकते हैं। दरअसल लद्दाख के लोगों की पॉपुलेशन खुद की बहुत ज्यादा कम है, जिसकी वजह से उनको लगने लगा कि अब बाहर के लोग जब यहाँ पे आके सेटल हो जाएंगे तो उनकी खुद की प्रेजेंस बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। और ये कंसर्न केवल सिर्फ लद्दाख का नहीं, बल्कि इंडिया के हर एक हिल स्टेशन में यही कंसर्न देखने को मिलता है। लद्दाख में ज्यादातर एसटी कैटेगरी के लोग रहते हैं, जो अपने कस्टम, कल्चर और लैंग्वेज से बहुत ज्यादा अटैच हैं और इसी को वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। अब चौथा इशू था एम्प्लॉयमेंट कंसर्न। लद्दाख के लोग इसी वजह से ज्यादा परेशान थे कि आउटसाइडर आएंगे और गवर्नमेंट जॉब लेके चले जाएंगे। इसी चीज को देखते हुए लद्दाख के लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब में लोकल्स को रिजर्वेशन मिले और एक सेपरेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो। एनवायरमेंट को लेकर भी एक बहुत बड़ा कंसर्न था कि बाहर के लोग आएंगे, और आप जानते ही होंगे ये रीजन कितना ज्यादा फ्रेजाइल है। यहाँ ग्लेशियर है, फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हैं और पूरा इकोसिस्टम बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। रैपिड टूरिज्म, होटल्स और रोड कंस्ट्रक्शन बनने की वजह से क्लाइमेट चेंज पर एक बहुत ज्यादा असर पड़ सकता है। इसके बाद ये मूवमेंट बहुत ज्यादा बड़ा होने लगा। ले एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस दोनों एक साथ आए और गवर्नमेंट के सामने ऑफिशियल डिमांड रख दी। इसी के बाद ये प्रोटेस्ट बड़ा होता चले गया। अब सबसे बड़ी बात, लद्दाख के लोग आखिर गवर्नमेंट से चाहते क्या है? इस चीज को लद्दाख के लोग 4 पॉइंट डिमांड्स कहते हैं। पहला, स्टेटहुड चाहते हैं। दूसरा, सिक्स शेड्यूल स्टेटस। तीसरा, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, उनके कल्चर को और उनके लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिल सके। और सेपरेट पब्लिक सर्विस कमीशन,
एंड लोकल एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन। अब आखिर जब लद्दाख के लोग स्टेटहुड मांग रहे हैं तो गवर्नमेंट दे क्यों नहीं देती? इसका केवल एक पॉलिटिकल वे से हम इस चीज को नहीं देख सकते। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है जो है स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। लद्दाख चाइना और पाकिस्तान से अपना बॉर्डर शेयर करता है, जिसमें बहुत ही सारे स्ट्रेटेजिकली सेंसिटिव एरियाज आ जाते हैं। सियाचिन ग्लेशियर, गलवान वैली जैसे सेंसिटिव एरिया भी इसी में आते हैं। इसी वजह से सेंट्रल अपना डायरेक्ट कंट्रोल बनाना चाहती है, यानी सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, नेशनल सिक्योरिटी भी इस डिसीजन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन सिर्फ सिक्योरिटी ही एक रीजन नहीं है। लद्दाख की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम है, जबकि एरिया बहुत ज्यादा बड़ा। गवर्नमेंट का कहना है कि इतने बड़े एरिया के लिए स्टेटहुड बनाना प्रैक्टिकल नहीं होगा, इसीलिए गवर्नमेंट स्टेटहुड की जगह कोई और ऑप्शन ढूंढ रही है। अब बहुत लोगों की डिमांड आती है कि स्टेटहुड नहीं तो 6th शेड्यूल ही दे दीजिए। अगर 6th शेड्यूल को सिंपल वे में समझें तो इसका मतलब है ट्राइबल एरियाज को तो लैंड, कल्चर और लोकल गवर्नेंस की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन। इस प्रोटेक्शन की वहां के लोकल लोग काफी टाइम से डिमांड कर रहे हैं। उनका कहना है जब असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा ये सारे ही बॉर्डर से लगते हैं और इनको भी 6th शेड्यूल में डाला गया है, तो लद्दाख को क्यों नहीं? ये सारे स्टेट भी पॉलिटिकली सेंसिटिव एरिया में आते हैं। गवर्नमेंट इसके पीछे रीजन ये बताती है कि 6th शेड्यूल नॉर्थ ईस्ट के कुछ ट्राइबल रीजन्स के लिए बना था, उसे लद्दाख पर डायरेक्टली अप्लाई करना आसान नहीं होगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने एक अलग मॉडल पर काम करना शुरू करा और फिर यहीं से एंट्री होती है आर्टिकल 371 की। गवर्नमेंट का प्लान है कि लद्दाख के लिए एक कस्टमाइज कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाया जाए, यानी ना स्टेटहुड और ना ही 6th शेड्यूल। आर्टिकल 371 में बहुत सारे सब सेक्शंस आते हैं, जिसमें अलग अलग स्टेटों को अलग अलग स्पेशल प्रोविजन बनाए गए थे। अब इसके बाद शायद 371 जे है तो के हो जाएगा, या एल या एम, कुछ भी हो सकता है लद्दाख के लिए स्पेशल। अब गवर्नमेंट 3 इंपॉर्टेंट प्रपोजल देती है। पहला, यूटी वाइड इलेक्शन बॉडी। इसका मतलब पूरे लद्दाख के लिए एक कॉमन इलेक्शन इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा। अभी ले और कारगिल अलग अलग हिल काउंसिल से चलते थे, लेकिन ये नया बॉडी पूरे यूनियन टेरिटरी को कोऑर्डिनेट करेगा। लेकिन हाँ, एक बात याद रखिए, लद्दाख यूनियन टेरिटरी ही रहेगा, स्टेट नहीं बनेगा। दूसरा गवर्नमेंट का बड़ा प्रपोजल कि पहले लद्दाख में केवल 2 ही हिल काउंसिल थे, कारगिल और लेह, लेकिन अब गवर्नमेंट 5 और नए हिल काउंसिल बना रही है, जिसकी वजह से लोकल डेवलपमेंट और गवर्नमेंट तक बात इजीली पहुंचाई जा सकेगी। अब समझते हैं हिल काउंसिल बनने से आखिर फायदा क्या होगा। हिल काउंसिल अभी भी बहुत सारे मैटर लद्दाख में संभाल रही है और इसी चीज को एक लार्ज स्केल पर गवर्नमेंट करना चाहती है, ताकि लोकल रोड्स, रूरल डेवलपमेंट हो सके, प्रॉपर एग्रीकल्चर हो सके, एजुकेशन हो सके, हेल्थ, टूरिज्म, इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट की पूरी प्लानिंग हो सके। छोटे छोटे एरिया में बांटने की वजह से इजीली हर इंसान अपनी अप्रोच रख पाएगा। तीसरी चीज, गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड दे रही है, जो लद्दाख की एक बहुत बड़ी डिमांड में से एक है, जैसे लैंड ओनरशिप, लोकल्स को एम्प्लॉयमेंट, लद्दाख के लोगों का कल्चर को प्रिजर्व करके रखना और वहां के शेड्यूल्ड ट्राइब्स को भी प्रॉपर आइडेंटिटी देना। गवर्नमेंट इस चीज को अप्लाई कैसे करने वाली है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले आएगी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट रिपोर्ट लेगी अपनी एलजी से, और एलजी रिपोर्ट लेंगे यूटी की 7 इलेक्टेड बॉडीज से, जिसको मैंने आपको समझाया था, जो पहले सिर्फ 2 थी बट अब 7 कर दी गई हैं। और उसके बाद आएगा विलेज की लोकल पंचायत। इसी वजह से पावर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दी गई, जिसकी वजह से लोकल को बेटर गवर्नेंस मिल पाएगा और लद्दाख के लोग अपनी समस्या बेहतर तरीके से बता पाएंगे। गवर्नमेंट का यह मानना है। जैसा कि हम जानते हैं, लद्दाख एक वास्ट एरिया है, जिसकी वजह से पहले केवल लेह और कारगिल की वजह से लोगों को 150, 250, इवन 300 किलोमीटर तक भी अपनी समस्या को ले जाना पड़ता था। इसी चीज को देखते हुए गवर्नमेंट ने ये 7 हिल काउंसिल बनाने का फैसला लिया है, ताकि लोग अपनी बेसिक समस्याएं जैसे इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, रेवेन्यू रिकॉर्ड, पेंशन वेरिफिकेशन, गवर्नमेंट स्कीम, इन सब चीजों को इजीली एसेस कर पाए। पहले इन बेसिक चीजों के लिए भी लोगों को इतना ज्यादा ट्रेवल कर दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में जाना पड़ता था, जो कि पहले केवल लेह और कारगिल थे। इन सभी चीजों के बावजूद कुछ चैलेंजेस भी फेस करने पड़ सकते हैं, जैसे पावर अभी तक गवर्नमेंट ने क्लियर नहीं करी है, और तो और बिना प्रॉपर फंडिंग के ये इंस्टीट्यूशंस रियल डिफरेंस ला भी पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, एलजी, यूटी लेवल बॉडी और हिल काउंसिल्स का आपस में रिलेशंस कैसे मेंटेन करेंगे, ये गवर्नमेंट को क्लियरली डिफाइन करना पड़ेगा, ताकि आगे कॉन्फ्लिक्ट ना हो। चलिए फिर आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप भी केवल न्यूज को पढ़ना नहीं बल्कि डिटेल में समझना पसंद करते हैं, तो मुझको सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। और गवर्नमेंट के इस डिसीजन से क्या लद्दाख की रियल प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। गुड बाय फॉर नाउ।